एग्जाम में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सिंह राठौर है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने पढ़ाई, सेहत, फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। एग्जाम व्यू में हिस्ट्री का फुल एनालिसिस होगा। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत होगी और एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत अगर होगी तो हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे और उस जानकारी के आधार पे हमें ये जानेंगे कि भारत के जो इतिहास के बारे में जानेंगे वो भारत का नाम क्या रहा है, भारत का परिचय के बारे में जानेंगे। भारत के परिचय के बारे में जानेंगे तो जानते ही हैं आप लोग, भारत में अनेक प्रकार के आक्रमणकारी आए और भारत में संसाधनों को लूटे और लूट कर ले गए और अपने उस संसाधनों को जो है एक व्यापार के रूप में हर जगह वो कच्चे माल को जो है एक प्रोडक्ट बना के हर जगह पे वो पहुंचाए और व्यापार किए। यहाँ तक कि कई ऐसे व्यापारी और कई ऐसे जो है मतलब देश पे जो है आक्रमणकारी आए और अलग अलग तरीके से वो अपने जो है भारत का नाम दिए। आइए चर्चा करते हैं भारतवर्ष का। प्राचीन काल में जो भारत नाम जो मिला है हमारे भारतवर्ष का, वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। हुआ क्या, दुष्यंत राजा थे और शकुंतला, जब ये दुष्यंत राजा एक जंगल में आखेट खेलने जाते हैं और उस समय देखते हैं एक बहुत ही मनोरम दृश्य, शकुंतला को देखते हैं और शकुंतला से इनको लगाव हो जाता है। इनों में आपसी प्रेम संबंध बनता है और उसके बाद उनसे एक जो है भरत नाम के पुत्र पैदा होते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपने राजपाट के लिए वापस चले जाते हैं और भरत जो होते हैं इनको इनकी माता जो है एक रिंग देकर राजा दुष्यंत के पास भेजती हैं। दुष्यंत को ये बात पिछले दिनों की पता चलती है और भरत को अपना पुत्र मान लेते हैं। इन्हीं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ता है। पौराणिक कथाओं में ये भी मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव का जो है जन्म जो है अयोध्या में होता है। चर्चा करते हैं हम ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव का जो है जन्म अयोध्या में होता है और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव। यहाँ तक कि ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जो चिन्ह है वो वृषभ बैल है, अर्थात वृषभ का मतलब ये होता है बैल होता है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋषभदेव का जो है कौन सा जो है चिन्ह था, तो ये वृषभ था, बैल था जो है ऋषभदेव का जो है चिन्ह था। ये जो है वहाँ पे मार्किंग करने के लिए, मैचिंग करने के लिए आया हुआ था क्वेश्चन। अच्छा, जब अब आगे बढ़ते हैं तो अब ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि कौन सा एक अभिलेख होगा, अभिलेखी अगर जो है मतलब तरीके से देखा जाए तो कौन सा ऐसा अभिलेख होगा जिसमें भारत के नाम का प्रथम बार उल्लेख हुआ होगा। तो खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख है, पहला अभिलेख है जिसमें भारत के नाम का उल्लेख मिलता है। ये खारवेल जो है, राजा खारवेल हैं, उनके जो है हाथी गुम्था अभिलेख है। यहाँ पे 17 जो है लाइनों में जो है, इन पट्टियों पे 17 लाइनों में जो है अभिलेख लिखा हुआ है जिनमें भारत के नाम का उल्लेख होता है। आइए जान लेते हैं राजा खारवेल के बारे में। राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी हैं और ये कलिंगाधिपति के नाम से भी जाने जाते हैं राजा खारवेल। देखिए, ये खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख जो है ये उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी की पहाड़ियों, देखिए ये कलिंगा डायनेस्टी है। उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उड़ीसा में है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास जो है ये उदयगिरी की पहाड़ियों में ये खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख है। देखिए, जो राजा खारवेल हैं ये महामेघवाहन वंश से जो है बिलोंग करते हैं और ये तीसरे बड़े सम्राट होते हैं महामेघवाहन वंश से। तो राजा खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? महामेघवाहन वंश से संबंधित हैं। कौन से धर्म को पालन करते हैं? जैन धर्म को पालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है खारवेल की जो है हाथी गुम्था अभिलेख कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में और उड़ीसा में है। ये आगे चलते हैं तो इंडिया नाम भी जो है बहुत खूबसूरत नाम है। इंडिया जो है वर्णन हुआ है इंडिया का, ये यूनानी लोग जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आते हैं और ये यूनानी लोग जो है भारत को इंडिया नाम से पुकारते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान जो है नाम जो है बहुत फेमस रहा है। अरब वाले इस देश को
हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। पारस वाले हिंद जो प्राचीनतम नदी है सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को हिंदू नाम से पुकारते थे। ये सिंधु नदी है, सिंधु को हिंदू नाम से पुकारते थे और सिंधु से हिंदू शब्द बना और जिस क्षेत्र में हिंदू रहते थे उसे हिंदुस्तान कहा गया। मान्यता ये भी है हिंदुस्तान शब्द का इतिहास हिंदूकुश पहाड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। हिंदूकुश की पहाड़ियों के पीछे की जगह को ही हिंदुस्तान कहा जाता था। जब मुगल भारत में आए तो उससे पहले उन्हें हिंदूकुश पहाड़ियों का सामना करना पड़ता था। अर्थात हिंदूकुश जो पहाड़ियाँ थीं, ये हिंदूकुश पहाड़ियाँ हमारे भारत की रक्षक के रूप में भी काम करती थी, यानी भारत की रक्षा का भी कार्य करती थी। देखिए आते हैं आर्यव्रत में। आर्यावर्त जो है मनुस्मृति में भी नाम का आर्यावर्त का जो है जिक्र है। लेकिन एक बात है, आर्यावर्त जो है ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेद में जो नाम मिल रहा है सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो होड्डू जो है, ये होड्डू नाम है, ये हिब्रू भाषा में जो है इस देश को होड्डू कहा गया है। पर्शियन लोग जो थे वो जो है होड्डू नाम से पुकारते थे भारत को, यानी ये पार्शियन लोग जो है होड्डू नाम से पुकारते थे भारत को। जम्बू द्वीप के बारे में जब वर्णन करते हैं तो जम्बू द्वीप जो है देखिए बौद्ध और जैन साहित्यों में भारत को जो है जम्बू द्वीप कहा गया है। देखिए ब और ज का कॉम्बिनेशन देखा जाए तब भी जो है जम्बू द्वीप आ रहा है। लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है महाराज सगर के पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से जम्बू द्वीप में 8 उपद्वीप बन गए थे। इनका नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, पांचजन्य और सिंघल। इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप का जो है इतिहास हमें पता चलता है। आते हैं तिएंचू जो है, ये जो तिएंचू जो है प्रारंभिक चीनियों ने जो है तिएंचू शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? भारत के लिए तिएंचू शब्द का प्रयोग किया। ये आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रारंभिक चीनियों ने जो है क्या किया? तिएंचू नाम का प्रयोग किया। किसके लिए? भारत के लिए। इंतु जो नाम मिलता है ये जो है हेनसांग ने इस देश के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया। हेनसांग वही हेनसांग जो हर्ष के काल में आता है और ये सियुकी की जो है रचना करता है। सियुकी जो है के बारे में आपको पता ही होगा कि सियुकी की रचना जो है मतलब किसने की थी? हर्ष के काल में आया हुआ हेनसांग ने करता है। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा के बारे में सबको पता है कि संस्कृत है। प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है और प्राचीनतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, न कि खरोष्टी और अरमाई की है। क्या है? प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। भारत की प्राचीनतम नदी सिंधु है, न कि गंगा नदी है। बहुत लोग गंगा नदी मार देंगे लेकिन ये गलत है। भारत की प्राचीनतम नदी सिंधु नदी है। इसका सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है, सबसे कम बार जो है गंगा नदी का वर्णन हुआ है और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना जाता है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा जो है तमिल। तो प्राचीनतम भाषा जो है दक्षिण भारत की क्या है? तमिल है। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, सेम लिपि है। और पुस्तक क्या है? वहाँ पे ऋग्वेद था, यहाँ पे तोल्कापियम है। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर करते हैं। आइए तोल्कापियर के बारे में जानते हैं और तोल्कापियम के बारे में जानते हैं। तोल्कापियम जो है देखिए द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। ये तोल्कापियम अगस्त ऋषि के 12 योग शिष्यों में से एक तोल्कापियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण था। तो क्या था? तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण था। और जो है संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यही तोल्कापियम में ये जो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। अगस्त ऋषि के जो है शिष्य जिसको बोलते हैं तोल्कापियर, उन्होंने जो है सूत्र शैली में इस तोल्कापियम का जो है रचना किया था। और संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आगे जब बढ़ते हैं हम तो
ये आता है कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। देखिए कोई भी इतिहास है उसका जानने का स्रोत बहुत ज़रूरी होता है। तो स्रोत को मोटे मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं विदेशी लेखों का ये मानना है और आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर कि प्राचीन काल में हमें इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, परंतु यह बात तो सही नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को अपना कुछ समय इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए। तो कहाँ कहा गया है, राजा को अपना कुछ समय इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए, ये लिखा गया है अर्थशास्त्र में। जबकि विष्णु पुराण में इतिहास की परिभाषा दी गई है। तो इतिहास की परिभाषा कहाँ दी गई है, विष्णु पुराण में दी गई है। ये बात यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आगे चलकर 12वीं शताब्दी में कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है नामक पुस्तक लिखी। कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी और इसमें यह जो है पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है जिसमें 12वीं शताब्दी तक न केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का जो है इतिहास प्राप्त होता है। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी कब, 12वीं शताब्दी में। ये सिर्फ कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देता है बल्कि ये संपूर्ण भारत की जानकारी देता है। तो साहित्यिक स्रोत में जो इतिहास को हमारे जानने के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, उसमें साहित्यिक स्रोत में हमें देखिए जो विदेशी लेखक जो है हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे थे वो गलत था, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी जो है कुछ लिखा गया है कि इतिहास को सुनने के लिए कुछ राजा को कुछ समय जो है इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए, और जबकि विष्णु पुराण में इतिहास की परिभाषा दी गई है। और यहाँ तक कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है हमें। इस प्रकार अब इतिहास जो होता है, इतिहास जो है देखिए इतिहास में जो है हम आते हैं तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत जो होता है इतिहास के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। इन्हें मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित किया जाता है, सिक्का और अभिलेखों में विभाजित किया जाता है। देखिए सिक्का जो होता है तो सिक्का के बारे में हम जानते हैं। सिक्का के जो अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। हमारे प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इन्हें आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, क्योंकि इन पर छापा मारकर सूर्य चंद्रमा वृक्ष की आकृतियां बनाई जाती थीं। इस पर लेख नहीं होता था, मुख्यतः तो चांदी के होते थे। तो चांदी के जो आहत सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, करशापड़ कहा जाता था। देखिए अगर बात नहीं समझ में आती है तो बताते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं और ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं। आहत सिक्के का मतलब है ये देखिए एक प्लेन सिक्का है और इस प्लेन सिक्के पे मान लीजिए एक छैनी लेते हैं और एक कुल्हाड़ी, एक आप यहाँ पे हैमर ले लीजिए, हथौड़ा ले लीजिए, और इस हथौड़े से आप जो है इस छैनी या चीजल पे मान लीजिए चीजल में कोई जो है सूर्य चंद्रमा और जो है वृक्ष की जो है आकृति बनी हो, छपी हो, और इस चीजल से इस को रख के इस सिक्के पर इस हथौड़ी से मारिए। मारने के बाद जो है इस पे क्या होता था, जो है ठप्पा मारने पर जो है सूर्य चंद्रमा और वृक्ष की आकृति बन जाती थी। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा और वृक्ष की आकृति बन जाती थी। इसे ही आहत सिक्का कहा जाता था, यानी पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। और ये मुख्यतः जो सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, ये चांदी के जो सिक्के होते हैं इनको क्या कहा जाता था, करशापड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंचमार्क कॉइन को करशापड़ कहा जाता था। आते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए अभिलेख के बारे में हम जानते हैं। अभिलेख के बारे में जब हम जानेंगे तो सबसे बड़ी बात है इतिहास के लेखन के जो है इतिहास लेखन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि एक बार इसमें लेख लिख जाने पर छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होती है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख पिपरहवा गोरखपुर का अभिलेख है, जबकि अशोक के लगभग 50 अभिलेखों की प्राप्ति हो चुकी है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। तो देखिए अगर अभिलेख है, अभिलेख में अगर कोई चीज़ लिख जाता है, देखिए अगर ये यहाँ पे जो है छोटी छोटी आकृतियाँ दिख रही हैं, इनमें कुछ चीज़ अगर लिख जाता है तो ये साधारण सी बात है कि अगर कोई पाषाण है यानी पत्थर है उस पर अगर कुछ लिख जाता है तो साधारण सी बात है, कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर हो ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस पे कोई गुंजाइश नहीं होता है, कि जो है कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होती है। अच्छा, बात ये निकल के आती है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख की बात कर रहा है तो पिपरावा जो है अभिलेख है। देखिए ये स्तूप है पिपरावा, ये गोरखपुर में है ये। और पिपरावा जो है अभिलेख में जो है ऐसे ही आकृतियों में जो है लेख लिखा हुआ है, इसी प्रकार से जो है लेख लिखा हुआ है। तो ये जो है पिपरावा अभिलेख जो है भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। लेकिन अगर कहे कि भारत के नाम का उल्लेख कहाँ है, तो भारत के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हमें खारवेल के हाथी गुम्था अभिलेख में मिलता है। ये खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख कहाँ पे है? ये खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख, ये खारवेल का हाथी गुम्था अभिलेख आपका जो है उड़ीसा में पड़ता है और भुवनेश्वर जगह में पड़ता है। राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। आते हैं, बात करते हैं भारत का प्राचीनतम स्वर्ण सिक्का निस्क था। निस्क का मतलब ही होता है, निस्क का मतलब ही होता है, क्या होता है? सोने का सिक्का होता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवन शासक यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया। तो सर्वप्रथम अगर स्वर्ण सिक्का अगर चलवाया था तो वो कौन चलवाया था, किसने चलवाया था? हिंद यवन शासक चलवाए थे। प्राचीनतम काल में सर्वाधिक की बात करेगा, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के की बात करेगा तो ये गुप्त शासक हैं। ये गुप्त शासक सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाएंगे। लेकिन अगर प्योरिटी की बात करेगा, जबकि सर्वाधिक प्योर यानी शुद्ध सिक्के स्वर्ण सिक्के की बात करेगा, यानी प्योरिटी की अगर बात करेगा, मैक्सिमम की बात नहीं करेगा, तो ये कुषाण शासक हैं जो सबसे शुद्ध सिक्का जो है स्वर्ण सिक्का चलवाए थे। कुषाण शासकों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी चलवाए। तो एक बात तो पक्की है कि सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्का हिंद यवन शासक चलवाते हैं। अगर सर्वाधिक स्वर्ण की बात करता है तो गुप्त शासक चलवाते हैं। लेकिन जो मतलब कि प्योरिटी की बात कर रहा है, शुद्ध स्वर्ण सिक्का की बात करेगा तो कुषाण शासक चलवाते हैं। और सर्वाधिक तांबे का भी जो है सिक्का जो है कुषाण शासकों ने ही चलवाए थे। देखिए शिव की आकृति वाले सिक्के जो होते हैं, शिव की आकृति वाले सिक्के जो हैं चलवाए किसने? बिम्बकर्णफिसेस ने चलवाया। ये बिम्बकर्णफिसेस जो है जो शिव और आकृति जो है शिव की जो है आकृति वाला सिक्का चलवाएगा। मान लीजिए यहाँ पे शिव की आकृति वाला जो है ये सिक्का यहाँ पे जो है चलवाया, किसने चलवाया था? उसने चलवाया था बिम्बकर्णफिसेस ने चलवाया था। लेकिन बुद्ध की आकृति वाले जो सिक्के थे वो कनिष्क ने चलवाए थे। अगर बुद्ध की आकृति वाला जो सिक्का जो है बात करेगा तो वो जो है कनिष्क चलवाता है। देखिए और जो है गुप्त शासकों के बाद जो है स्वर्ण सिक्कों का जो है अकाल पड़ने लगा, तब कौड़ियों का प्रचलन होने लगा। तो कौड़ियों का जो प्रचलन जो बढ़ गया, उस कौड़ियों के जो है सिक्कों को क्या कहा गया था? तांबे की कौड़ियाँ जो है ये तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है जाने कि सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्का जो है वो जो है गुप्त शासकों ने चलवाए। लेकिन अगर बात करता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्त शासक चलवाया और प्रथम बार जो है स्वर्ण सिक्का किसने चलवाया? हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक शासक चलवाते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास में जो है सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। क्या होती है सभ्यता, क्या होती है संस्कृति? देखिए इतिहास का अगर जो है वो किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन ह धन आस, इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास में हम मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। मतलब मानव की संस्कृति क्या है, मानव की सभ्यता क्या है, मानव कैसे रहता है, किस कल्चर में रहता है, क्या खाता है, कैसे वो अपना पहनावा उसका कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, कैसे वो जो है अपने जो है दिनचर्या को जो है मतलब कि जो है गुजर बसर अपना कर रहा है। तो इसी को कह रहा है ये कि इतिहास में हम मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। संस्कृति मानव के समस्त क्रियाकलाप उसकी जो है संस्कृति होती है। यानी वही बात कि जो मानव क्या खा रहा है, पी रहा है, क्या रहा है, ये पूरे जो टाइम रोटेट हो रही है आपका जो है सर्कुलर जो चल रहा है, ये समस्त क्रियाकलाप जो है मानव की संस्कृति कहलाती है। मानव अपने, दूसरे शब्दों में मानव अपने चारों ओर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है वह उसकी संस्कृति होती है। अब आते हैं संस्कृति के बारे में और थोड़ा सा डीपली जानते हैं।
संस्कृति देखिए मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। मूर्त से अर्थ होता है जिसका कोई आकार या रूप हो, या जो किसी प्रकार के ठोस पिंड के आकार के रूप में हो, जैसे मूर्ति होती है, मूर्त का मतलब होता है। और अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई आकार या रूप ना हो, अर्थात निराकार हो। तो अब एक बात ये पता चलती है कि जो है किसी का आकार और जो है निराकार दोनों रूप में हो सकती है संस्कृति। और यह संस्कृति जो होता है इसमें संयम का गुण होता है। देखिए भाई, संस्कृति जो है सभ्यता में बदलती है तो बिना संयम के गुण के जो है ये बदल ही नहीं सकती है। यानी ये एक पौराणिक मानव है और एक आधुनिक मानव है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सब जो है सर्वाइव करना पड़ेगा जो है संस्कृति को। यानी उसमें पेशेंस होगा, यानी उसमें संयम का गुण होगा। तो वही कह रहा, संस्कृति में संयम का गुण होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचित होती है। यानी पुत्र के जो पिता का जो है गुण, पिता का गुण जो होता है पुत्र में जो है ट्रांसफ़र होता है। यानी पिता अगर जो है चलना अगर आता है पिता को तो पुत्र भी चलेंगे, अगर पिता को हंसना आता है तो जो है पुत्र को भी जो है हंसना आएगा। तो इस प्रकार से वही कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होती है। संस्कृति के अंतर्गत हम मानव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रौद्योगिकी आदि का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सामाजिक का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने चारों तरफ जो समाज में कैसे अपने इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, कैसे वो जीता है, कैसे रहता है, वो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं कि समाज में उसको कैसे रहना है, उसको जानवरों की तरह रहना है कि उसको इंसान की तरह रहना है। तो उसको सामाजिक व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे करुणा, प्रेम, दया, ये सब गुण हैं जो है नैतिकता के। इस नैतिकता के माध्यम से सामाजिक गुण को वो जिएगा। अगर राजनीतिक बात करता है तो अगर राजा है, देख लीजिए एक उदाहरण देते हैं, राजा है, अगर वो राजा कैसे मतलब कि अपने जो है राजपाट को चलाता है, ये जो है राजनीतिक पहलू होते हैं। इस राजनीतिक पहलू में जो है हम जो है पूरे राजपाट हो गए और उसके जो है कैसे समाज को जो चलाना है उसके बारे में जो है हम जो है जानकारी लेते हैं। आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक, देखिए आर्थिक का मतलब ये होता है कि आपको जो है अपने समाज में जो है या अपने राजपाट को अगर चलाना है तो आप अगर अपने राजस्व व्यवस्था को अपने जो है नहीं अगर सही से अगर कंसीडर करेंगे, उसको नहीं जो है मेंटेन करेंगे, तो आप अपने हो सकता है कि सैनिकों को वेतन न दे पाएँ, अपनी जनता को खुश ना रख पाएँ। इसलिए उसको जो है अपने जो है इकोनॉमिक को जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है। धार्मिक और कला प्रौद्योगिकी, जो धार्मिक और कला प्रौद्योगिकी के बारे में आप जो है आपको जो है जानकारी होगी। आते हैं सभ्यता के बारे में बात करते हैं। देखिए, सभ्यता जो होती है संस्कृति के भौतिक पहलू, उसकी जो है सभ्यता कहलाती है। जो डिफिनीशन है संस्कृति के भौतिक पहलू जो होते हैं, तो संस्कृति जो है के भौतिक पहलू मतलब जो आपके दिनचर्या में जो आपका जो सुबह से लेकर शाम तक जो है आपका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो पक्ष है, वही जो है जो आप कर रहे हैं वो आपकी सभ्यता कहलाती है। या संस्कृति जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तब वो सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब संस्कृति, यहाँ पे आप हमको बताए थे कि ये जो है पाषाणकालिक मानव है और ये जो है आज हड़प्पा कालीन मानव है, मान लीजिए, और ये आज के दिन जो है एक जो है नवयुगीन मानव है। तो मान लीजिए आज के दिन जो है ये संस्कृति आपकी जो है पीक पे तो चली गई, पीक पे गई, यानी चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई, तब वह सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। सभ्यता केवल मूर्त होती है। अमूर्त का मतलब ये होता है ठोसत्व होता है, यानी एक मूर्तिकार के रूप में होती है, एक आकार उसका हो जाता है। मतलब जो वो पाषाणकालिक से आज जो है एक सिविलाइजेशन में बदल रही है, यानी एक शेप मिल जाता है। तो इसलिए इसका अंत हो जाता है। जब शेप किसी चीज़ का मिल जाएगा तो स्वाभाविक है उसका अंत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इतिहास के बारे में दोस्तों जाने। अब आते हैं हम जो है कि ये जानेंगे काल निर्धारण की विधियां जानेंगे। काल निर्धारण की विधियां देखिए, मुख्यतः तो 3 प्रकार से काल निर्धारण की विधियां जानते हैं। कार्बन डेटिंग सिस्टम, यूरेनियम डेटिंग सिस्टम और रिंग वलयों की संख्या गिनकर हम जो है काल निर्धारण की विधियां तय करते हैं। काल निर्धारण में देखिए, जिस वस्तु में कार्बन प्राप्त होता है और जो लगभग 50,000 वर्ष पुराना अगर होता है तो वो कार्बन डेटिंग सिस्टम से जो है हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें जो है 50,000 से अधिक पुरानी जो है वस्तु का जो है काल निर्धारण निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? वहाँ पे अगर 50,000 से अधिक अगर पुरानी वस्तु रहेगी तो हम यूरेनियम डेटिंग सिस्टम से जो है हम काल निर्धारण करेंगे। तो जैसे कि पृथ्वी की आयु हमें निकालना है तो किससे निकालेंगे?
पृथ्वी की आयु भाई मालूम है कि 50,000 से अधिक वर्ष पुरानी है, तो हम यूरेनियम डेटिंग सिस्टम से जो है पृथ्वी की आयु निकालेंगे। देखिए, रिंग वलयों की संख्या गिनकर बताते हैं कि रिंग वलयों की संख्या कैसे गिना जाता है। कोई वृक्ष है, उसको बहुत ही पुराना है, उसको काट दिया गया, तो काटने के बाद जो है उसमें देखते होंगे कि जो है उसके ऊपर इस प्रकार के छल्ले बने होते हैं। इन्हीं छल्लों को जो है गिन कर जो है वृक्ष आदि की जो है आयु निकाली जाती है। तो दोस्तों, हम जान गए इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में जो है उनके जो है सभ्यता के बारे में जाने, संस्कृति के बारे में जाने, सिक्कों के बारे में जाने, अभिलेखों के बारे में जाने, और यहाँ पे हम आने के बाद जो है काल निर्धारण की तिथियां के बारे में जान गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नई ऊर्जा और नए सोच के साथ सफलता की राह पर अपने कदम बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।